ओके, क्वेश्चन नंबर 11 अब हमने करना था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली क्लास में कर लिया था। अब क्वेश्चन 11 हमने करना था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसर भाई, जब ये बैग आगे रख लेना, जरा जगह बन जाएगी, बैग आगे रखते हैं आप दोनों। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करना था। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई 5 सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। लेसी के एतबार से हमने सोचा था कि लो वैल्यू एसेट नहीं है क्योंकि मशीन है, और शॉर्ट टर्म लीज नहीं है क्योंकि 2.5 साल है। अब लेसर के एतबार से हमने 5 सवाल पूछने हैं इस सवाल से, ताकि डिसाइड किया जा सके कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। क्या 2.5 साल के एंड पर एसेट मुफ्त में ट्रांसफर हो जाएगा कि लेसी बाकी 8 साल तक इसको इस्तेमाल कर सके? दूसरा सवाल, क्या 2.5 साल के एंड पर हमारे पास मार्केट से कम पैसे दे के खरीदने की ऑप्शन है, और वो हाईली सर्टन है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइजेबल हो जाएगी जब हम 2.5 साल के एंड पे पहुंचेंगे? क्या 2.5 साल को डिवाइड करें 8 से तो जवाब आपका आ रहा है 75% या उससे ज्यादा? नो। किसी को याद हो रेंटल्स का टोटल कितना था? रेंटल्स का 12 ज़रब 8, 96। अगर 96 को अभी तो देख लें बस, अगर 96 को 200 से डिवाइड करें तो जवाब 90% नहीं आ रहा। तो 96 की अगर पीवी ले लें और फिर 200 से डिवाइड करें, फिर तो पॉसिबल ही नहीं कि 90% तक जवाब आए। एसेट मशीन है, कोई स्पेशल नेचर का एसेट नहीं है। तो 5 सवालों का जवाब क्या आ गया? सो इफ अ लीज इज नॉट अ फाइनेंस, इट इज ए ऑपरेटिंग। यानी 5 सवालों का जवाब नो आ गया। तो 5 सवालों का जवाब नो इज मींस लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का क्या मतलब है? पहले ये डिसाइड कर लिए कि ये लीज ऑपरेटिंग है। जबानी डिसाइड किए या एग्जामिनर को ये 5 बातें लिख के बतानी है? जबानी। अब हाइब्रिड में लेट आने वालों, पहले आने वालों से क्या, उनका क्या कसूर है? बैठे जल्दी, जहां भी सेटिंग में 1 मिनट लग जाने, सबका टाइम। अच्छा, तो अगर 5 सवालों का जवाब नो आ जाए तो डेट इज कॉल्ड एज, बोलें, ऑपरेटिंग लीज। तो डेट्स व्हाई इट इज एन ऑपरेटिंग लीज। ओके, नेक्स्ट। कितने दिनों बाद आए हो? तो यार चुप। हाँ, अभी 3 दिन छुट्टी की है ना, जाओ घर जाके ईदें मनाओ। थोड़ा शर्मिंदा हो गए, बस इतना काफी। आ जाओ, कोई नहीं मसला, खैर है। ऑपरेटिंग लीज का सवाल कर रहे हैं, रिलैक्स। मुस्कुराओ ना, मास्क नीचे करो, मुस्कुरा के देखो। चलो, ऑपरेटिंग लीज का सवाल कर रहे हैं। शेख साहब, मार्कर बैग में होता है कोई? शेख साहब हैं, गुजर साहब हैं आप? गुजर। आप क्या हो? पराचा? अच्छा। अब ऑपरेटिंग लीज के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम देखते हैं समरी। इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ ऑपरेटिंग लीज, कल एमसीक्यूज की डिस्कशन शुरू की, लेकिन जो ऑडियंस थे उनके अंदर इतनी जादुई ताकत थी कि 11 मिनट की सिर्फ डिस्कशन हुई हमारी, और बस एमसीक्यू सारे हो गए। पता नहीं घर से वो सब कुछ तैयार करके लाए हुए थे या क्या चक्कर था। आपको 10 बजे याद आया? अच्छा जी। If where answer to all of the 5 questions is no, page number 68, so that is operating lease. Rental income calculate करेंगे on straight line basis by opening up the column of date and installment. और जनरल एंट्रीज सवाल के अंदर मांगी है। जनरल एंट्री एसेट खरीदने की होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये लेसर करेगा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर
आईडीसी सवाल में है नहीं, आया की एंट्री करेगा और कमाया की एंट्री करेगा। और डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेगा तो भाईजान इस पे आईएस 16 लगना है। तो आईएस 16 क्या कहता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो इस पे आईएस 16 अप्लाई होगा। आईएस 16 की रोशनी के अंदर हम इसको सिंपल तरीके से डेप्रिशिएट कर देंगे जैसे आईएस 16 में फिगर्स दी होती थी। स्टार्ट करते हैं जी वर्किंग। डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम ओपन करके। चुप चुप चुप, और 2 कॉलम ओपन होंगे, डेट और इंस्टॉलमेंट का। जी इसमें पहली लाइन खाली भी नहीं छोड़ी जाती। एसेट लीज पे दिया कब था, यकम मार्च को, यकम अप्रैल को, जरा देख के बताएं। यकम मार्च को, मार्च अप्रैल मई, 31 मई 2019। उसके बाद जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त 19। ये जीरो वाले भी लिखने होते हैं। अच्छा जी, अब आगे बताएं। 30 नवंबर, आगे बोलें। 20 अभी साल पूरा हुआ है, हमने 2.5 साल पूरे करने हैं। अभी साल पूरा हुआ है, हमने 2.5 साल पूरे करने हैं। जी आगे चलें। अब तो ऊपर से ही जरा डेट्स देख के जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये 2 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा होश में ना तसल्ली से बोलेंगे तो सही होगा ना। 21-22 बनेगा ना 22-21 बनेगा। थोड़ा तसल्ली तसल्ली से चलेंगे तो 31 8 21 96। जी जी बिल्कुल, हाइब्रिड में लेट आए, वेलकम। ये थर्ड रो वाले जरा जगह बना दें इनको, शुक्रिया। अच्छा, अब ये तो हो गया डेट इंस्टॉलमेंट। अब इधर हम रेंटल इनकम कैलकुलेट करते थे कि मैं खुली खुली करके इधर कर देता हूं। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम। अच्छा एक बार याद रखिएगा, अगर किराया क्वार्टरली है तो रेंटल इनकम भी आपने पर क्वार्टर की निकालनी है। अगर किराया एनुअल है तो रेंटल इनकम भी पर एनम। अगर किराया 6 मंथली है तो रेंटल इनकम भी पर 6 मंथ्स। अब आप मुझे बताएं तसल्ली से, ये डिवाइड किससे करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिवाइड आपने करना है 2.5 साल में कितने क्वार्टर आते हैं, बस इससे सारा बाढ़ में जाए। 2.5 साल में कितने क्वार्टर आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के किराया दे रहे हैं या नहीं दे रहे। 2.5 साल में, 1 साल में 4 क्वार्टर, 2 साल में 8, 2.5 साल में 10। 2.5 साल की लीज है, 2.5 साल की लीज है, तो 2.5 साल की लीज में कितने क्वार्टर आते हैं, 2.5 साल की लीज में 10 क्वार्टर आते हैं। अब रेंटल इनकम हम निकालने लगे हैं पर क्वार्टर, या रेंटल इनकम फॉर ईच 3 मंथ्स। जी बोलें, डिवाइडेड बाय 10, 9.6। ठीक है यहां तक चलें जी। नहीं नहीं नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स कर लो उसको, यानी कि जितने पीरियड्स बनेंगे इस तरह कर लो। इंस्टॉलमेंट असल में ये भी है, लेकिन यहां 0-0 की इंस्टॉलमेंट है, ये समझ लो। ओके, क्योंकि जाहिर बात है 3 महीने ऐसा तो नहीं कि आपने इनकम नहीं कमाई, आया 0 होगा लेकिन कमाया तो है ना। ओके, अब सवाल को मैं तो दोबारा पढ़ रहा हूं।
On 1 January 2019, French Vanilla purchased a machine costing 200 million. French Vanilla Leasing Limited 1 जनवरी 19 जी, हाँ, राइट ऑफ यूज नहीं, मशीन डेबिट It was a Kamal niche, one of the best niche of this century. It has pervasive असरात. मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट. आगे चलें. And the life is 8 years. Residual value of the machine is estimated at 16 million. अब ये कोई गारंटी शरंटी वाली रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, वरना वो 2.5 साल की एंड पे होती जो लेसी से डिस्कशन हो रही होती. अब ये IAS 16 इस पे लगेगा और कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके हम डेफिशिएंट निकालेंगे. अच्छा, फ्रेंच वनीला एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद कॉटन कैंडी फॉर 2.5 साल. अंडर द एग्रीमेंट 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली. ये 12 लेसी के लिए भी रेलिवेंट है, लेसर के लिए भी रेलिवेंट है. लेसी पे कर रहा होगा, लेसर रिसीव कर रहा होगा. इसी 12 को वहां हमने यूज किया है. डिस्काउंट रेट इस लीज में आपको पता है कहीं यूज नहीं होते. डिस्काउंट रेट इस लीज में यूज नहीं होते क्योंकि डेट का कॉलम खुलता है और इंस्टॉलमेंट का कॉलम. हाँ, डिस्काउंट रेट इंपॉर्टेंट होता अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो चौथा वाला फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज वाला टेस्ट लगाना होता, लेकिन वो मैंने इसलिए अवॉइड कर दिया था कि मैंने कहा था 96 को अगर 200 पे डिवाइड करें तो जवाब 90% नहीं आ रहा, तो फिर 96 की जब पीवी निकालेंगे तो कहां जवाब आना है. क्लियर? इसलिए डिस्काउंट रेट तो इस लीज में इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे चलें. किसने इंस्टॉल किया है? लेसी ने. तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट किसने बियर की है? तो इसका लेसर के सवाल से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए 4 मिलियन भी फारग हो गया. अब लेसर का सवाल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें. अच्छा जी, 1 जनवरी को एसेट हमने खरीदा, 1 मार्च को लीज पे दिया. इसकी एंट्री बताएं. 1 मार्च को लीज पे दिया, कोई एंट्री नहीं होती. ऑपरेटिंग लीज में एसेट लीज पे देने की कोई एंट्री नहीं होती. अच्छा जी, 1 मार्च को एसेट लीज पे दे दिया. मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई को आया कितना? कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट. यह आया की एंट्री होगी. कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट. और 31 मई 19 को ही मार्च, अप्रैल और मई की इनकम बुक कर लें 3 महीने की. रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट. आया कमाया साथ साथ चलाएं. 3 महीने का किराया आया कितना? आया कितना? लेकिन क्या मैंने उसको एसेट लीज पे दिए रखा? क्या मैंने एसेट उसको लीज पे दिए रखा? तो क्या मैं फिर कमा रहा हूंगा कुछ ना कुछ? कमा 9.6 रहा हूं. असल में ना स्टैंडर्ड कहता है ये धोखा है, तुम मुझसे पहले 2 किराए माफ कर रहे हो. असल में फ्यूचर में तुम ये जो 12-12 के किराए ले रहे हो इनको जमा करके टोटल पे डिवाइड करके देखो, असल में हर 3 महीने तुम उससे कितना कमा रहे हो? 9.6. इसके बाद अगले 3 महीने के एंड पे खड़े होके 31, 60, 19 आया कितना? ये 0 की एंट्री आप पेपर में स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है, कोई मसला नहीं. कमाया कितना? ये इनकम किस साल किस महीने की है? जून और अगस्त के महीने. जगह नहीं है, मैं आगे इधर से कर रहा हूं. ये नहीं कि मैंने अगला साल शुरू कर दिया, साल मेरा एक ही चल रहा है, 31 दिसंबर 19 वाला.
अगला आया है हमारे साल कुछ? नो, चपेड़। आया है हमारे साल कुछ? भैया ये क्वेश्चन और क्वेश्चन 12, ये दो कमाल क्वेश्चन है, बहुत अच्छी पूरी लिए क्लीज की रिवीजन टाइप क्वेश्चन है ये दोनों, क्वेश्चन 11 और 12। इस 12 किया हुआ है, 12 का पार्ट ए किया हुआ है जी। आया इसके बैक एंड पे कौन सी दो एंट्रीज हैं जो जहन में चल रही हैं? एक्सेलेंट। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। ओरिजिन अपना ना भूला करें, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी स्टोरी। अच्छा जी, अब ये आया और कमाया, बताएं कमाया। किस किस महीने का? अक्टूबर नवंबर तो ज्यादा हो गया ना, सितंबर भी था। सितंबर अक्टूबर, सितंबर में पेपर आते हैं, मतलब ये तो नहीं कि हर जगह भूल ही जाए सितंबर। सितंबर अक्टूबर नवंबर जी। रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। बोलें। बस ठीक है, 9 महीने के रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर ली है, काफी है बस। मार्च अप्रैल मई की इंटरेस्ट रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर ली है, जून जुलाई अगस्त की रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर ली है, सितंबर अक्टूबर नवंबर की रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर ली है, दिसंबर की इनकम रिकॉर्ड कर लूं, इनकम मिलेगी तो अगले साल शायद, तो रिकॉर्ड कर लें। आया की एंट्री तो अपना करें मेरे ख्याल से, कमाया की एक कर लें। वैसे एसेट लीज पे कब दिया है? यकम मार्च को। तो रेंटल इनकम कितने हिस्से की रिकॉर्ड करनी है? 10 महीने की। और 9 कहां से हो गया? यकम मार्च बोल रहा हूं, अब मुंह से एरोप्लेन निकलवाओगे। 9 कहां से हो गया? यकम मार्च बोल रहा हूं, यकम अप्रैल नहीं बोल रहा। तो मार्च अप्रैल में नहीं अच्छे बच्चे, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। रेंटल इनकम कितने अरसे की रिकॉर्ड करनी है? 10 महीने की। डेप्रिसिएशन कितने महीने की रिकॉर्ड करनी है? 10 महीने की। लेसी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस कल रिकॉर्ड किया था 10 महीने का, लेसी ने भी डेप्रिसिएशन कल रिकॉर्ड की थी 10 महीने की, तो 10 महीने की सारी बातें होंगी। तो 9 महीने की इनकम रिकॉर्ड हो गई, 1 महीने की तरह करवा दें। अगर ये एंट्री भूल भी जाएंगे तो कोई एक आधा नंबर कट जाएगा। बहरहाल रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, ये 9.6 मुझे सिर्फ दिसंबर का चाहिए। 9.6 3 महीने का, तो मुझे कितने महीने का चाहिए? 3.2 जी। डेप्सियन तो अभी मैं निकालता हूं ना, सॉरी डेप्सियन 10 मंथ्स की नहीं होगी, मादरत, सही किया आपने, वो मैं बता देता हूं। अच्छा अच्छा, आप भी डर गए थे। अच्छा, अब जी यहां तक रेंटल इनकम रिकॉर्ड हो गई। अब डेप्रिसिएशन कब से रिकॉर्ड होगी? जब से आपने एसेट बाय किया है, यू राइट। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, वो तो अगर एसेट आपने यकम मार्च को बाय किया होता तो 10 महीने की होती। तो 31 दिसंबर, जल्दी जल्दी 19, इस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। बड़ी आला किस्म की ये क्लास जो है ना, IAS 16 की रोशनी में डेप्रिशिएट करें। IAS 16 की रोशनी में कॉस्ट, रेजिडल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जी। कोई फिक्रा बोले, कोई फिक्रा बोले, हाथ खड़ा करें। किसने बोला जी? वेल डन। ये दे
लिखें जी फिक्रा, नोट फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल। सादा सी चीज होती है, आपके 7,100 लूज कर देता है। नोट फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल, me and my friend has used the word for rent receivable and unearned rental. I have used the word rent receivable. ये बेहतर है जनरल एंट्री से ना ऊपर लिख दीजिएगा पेपर में, जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले लिख दीजिएगा। For rent receivable and unearned rental, I have used the word rent receivable. For further details, you can not contact me. लेवल है आपका, you cannot contact me. Refer my teacher. क्या चीज, क्या करके? बोलो बोलो जरा ऊंची बोलो ना। नहीं, वो तो जीआरपी यूजीआरपी होती है लेसी लेसर के दरमियान जो एग्री हो, और वो अगर होती को 2.5 साल के एंड पे होगी, 8 साल के एंड पे तो नहीं होगी, वो तो लेसी और लेसर की आपस की बात होती है। ओके, वैसे मजा आया इस सवाल का, कल जाते जाते मजा आया था, सुबह आके भी मजा आया। कैमरा उधर रखें भाई। मजा कब आएगा? कल टेस्ट रूम में जाके। चीखें नहीं मारनी, क्राई नहीं करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। आज शाम को मैं घर में तीर आजमाऊंगा और ट्राई करूंगा, और इंशाल्लाह सैटरडे पे आप पे वो चला दिए जाएंगे। आपने अपने जिगर आजमाने हैं। आप कल तैयार हैं जिगर आजमाने के लिए? कौन कौन तैयार है? ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तैयारी कराइएगा, जिगर ना आजमाने लग जाइएगा। ये बात सुनने के बाद कितने लोगों ने सोचा कि मैं टेस्ट दूंगा? अच्छा जी, अब हम एक डिस्कशन को आज रिज्यूम करने लगे हैं। पहले कल जाते जाते जिस वक्त IAS 21 का MCQ की डिस्कशन हो रही थी, तो जो हजरात आए थे उनको जाते जाते एक गिफ्ट दिया गया था। इन्होंने बताया नहीं, मैंने इनको कहा भी था, इन्होंने बताना है कि IAS 21 में जो फंक्शनल करेंसी थी ना, वो आपने स्टैंडर्ड की बताई हुई हदूद के मुताबिक डिटरमिन करनी होती है। लेकिन IAS 21 में जो प्रेजेंटेशन करेंसी है, वो आपके पास चॉइस है कि आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो फंक्शनल करेंसी कैसे डिटरमिन करनी होती है? सेल, मटेरियल, लेबर, अगर इससे भी पता ना चल रही हो तो फिर प्राइमरी के साथ सेकेंडरी इंडिकेटर भी थे, उनको सामने रखते हुए डिसाइड करना होता है मेरी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। तो फंक्शनल करेंसी स्टैंडर्ड के बताए हुए रूल्स के मुताबिक क्या करनी होती है? बोलें, डिटरमिन। और प्रेजेंटेशन करेंसी स्टैंडर्ड के कोई रूल नहीं है, आपका दिल चाहे जिस मर्जी करेंसी में अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर दें, आप खुद सेलेक्ट करें जो मर्जी, 3 करेंसीज कर लें सेलेक्ट, 4 कर लें। आपकी कंपनी का दिल चाहा बाहर के मुल्क से लोन लेना है, उसके अंदर अकाउंट्स प्रेजेंट करके बाहर के बैंक को भेज दें, वो आपकी मर्जी है। कर लिया नोट?
अच्छा भाई, लेक्चर में आप मुझे रिवाइज करवाएं कि जीआरवी और यूजीआरवी कैसे आती थी। फिर एक लेक्चर का सवाल ज़रा आज हमने करना है। लेक्चर में जीआरवी यूजीआरवी कैसे आती थी। एक्सेलेंट। ये कौन बोल रहा है? आप बोल रहे थे। गुड, वेल डन। अच्छा, वो किधर है डायग्राम, वो घड़ी वाली? घड़ी वाली डायग्राम। लेक्चर के एंगल से जरा सोचने। लेसी ने गारंटी की है 8 मिलियन की, एग्रीमेंट में लिख दी गई है। लेसी ने कहा मैं तुम्हें गारंटी करता हूं। लेसर लेसी के जाने के बाद सोचेगा कि मेरे ख्याल से जब वो एसेट लाएगा तो वो बाजार में कितने का बिकेगा? 12 का। तो अब आपने सिर्फ करना यह है कि व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू या फेयर वैल्यू एज पर द सोच ऑफ लेसर। जल्दी बताएं। 12। ये 12 कल कला को बाजार में मिले ना मिले वो आपकी किस्मत। गारंटी कितना हो गया है? गारंटी 8। तो टोटल रेजिडुअल वैल्यू 12। 12 में से गारंटी माइनस करें 8, तो अनगारंटेड 4। तो लेसर ने एक रेजिडुअल वैल्यू लगानी होती है अंदाजा, वो मैंने कहा था यहां लिखा करेंगे। उसमें से जितनी लेसी ने गारंटी कर दी एग्रीमेंट में वो गारंटेड समझी जाएगी और बाकी ये एग्रीमेंट में लिखी होगी और ये लेसर की सोच होगी। इनका जो डिफरेंस होगा डेट इज कॉल्ड एज। लेसर लेसी को कहेगा तुम लिखो 8 की गारंटी मुझे देते हो। लेसी कहेगा ठीक है। लेसर जाने के बाद सोचेगा इस एसेट की वैल्यू शायद एंड पे 12 हो, तो 12 माइनस 8 विल बी कंसिडर्ड एज अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। चलें जी, पास पेपर का क्वेश्चन 9 करना है आज। एज अ फर्स्ट स्टेप एग्रीमेंट वाली, एज अ सेकंड स्टेप सोच वाली, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है। हाँ, नोट बनाते हुए आप सही कह रहे हो। 120 Quartz Auto Limited is engaged. Question 8 मादरत। Quartz Auto Limited is engaged in the business of manufacturing of trucks. Quartz Auto Limited वाले ट्रक बना रहे हैं। पेज नंबर 146। Since a number of prospective customers do not have funds, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। बिलावल के पास पैसे थे, उसने पैसे देके चीज़ इकट्ठी खरीद ली थी। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है टू परचेज द व्हीकल। तुम्हारे ट्रक हम इकट्ठे पैसों के खरीदें, हम ये कर नहीं सकते। वैसे मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक्स जो होता होगा वो ट्रक कैश सेल पे भी बेचता होगा। जो बंदा अमीर होता होगा ज़्यादा पैसे ले आता होगा, और जो बंदा ज़्यादा पैसे नहीं ला सकता होगा उसे किस्तों पे देता होगा। तो ये बात एप्पल बी वाले सवाल की तरफ जा रही है जो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसन हमने पढ़े थे। क्वार्ट्ज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक्स, इट इज नॉट अ लीजिंग कंपनी। ऑटो लिमिटेड ऑटोमेटेड इंडस्ट्री है, यानी शायद गाड़ियां बना रही है, ट्रक बना रही है, सवाल कह रहा है। तो क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। बहुत से लोग ऐसे हैं कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम पूरे पैसे नहीं दे सकते। असूली तौर पे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, रॉयल फैन, आप पूरे पैसे दे के पंखा खरीदते हैं।
बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। QAL ऑल्सो प्रोवाइड लीज। यहां से पता चल गया सवाल है मैन्युफैक्चरर लेसर का। ये 2 लाइनों से पता चला। अब सवाल में 4 चीजें हम निकालेंगे, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। आमतौर पे लेसर के सवाल में 2 चीजें निकालते थे, GI, NI। अब 4 चीजें होंगी, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI, NI और अनअर्न्ड इंटरेस्ट तो होता ही है। कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए पूरे पैसे देके वो लोग एसेट खरीद नहीं सकते। QAL ऑल्सो प्रोवाइड लीज फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स। इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रिटर्न 15%। बस ये इंटरेस्ट रेट दे दिया इसने, 15% है इस लीज के ऊपर। 1 जुलाई 2010 को QAL ने 7 ट्रक बेचे एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को। जाहिर बात है गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को ट्रक चाहिए होंगे, उन्होंने ट्रकों को आसमान पे भेजना है या ट्रकों से सामान ट्रांसपोर्ट करना है। तो QAL ने 7 ट्रक बेचे EGTC को। सोल्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, और ये तो FR1 टाइप चीज़ें हुए हैं, ये तो सेल शुरू हो गई है, तो बस नॉर्मल सी एंट्रीज, कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट। ये सोल्ड का लफ्ज़ आपको कंफ्यूज करेगा। सोल्ड का मतलब ना लीज में ये नहीं हुआ करेगा कि नॉर्मल जो सेल हम करते थे अकाउंटिंग की क्लास के अंदर, वह पूरा सवाल छोड़ो, देखो कितने का बिका, कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट, सारा सवाल बाहर में जाए, एंट्री करके चलो अगला सवाल शुरू करो। ये नहीं, सोल्ड के लफ्ज़ से आपने धोखा नहीं खाना। जब भी कभी मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल हो तो सोल्ड के लफ्ज़ से धोखा नहीं खाना कि ये सेल शायद नॉर्मल सेल है। नहीं 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 नहीं, हो सकता है ये ट्रक लीज टर्म के एंड पे लेसर के पास वापस आ जाए, हो सकता है ये लेसर ट्रक लीज टर्म के एंड पे लेसी को बेच दे। ठीक है, तो इस सोल्ड के लफ्ज़ से भी धोखा नहीं खाना। बच्चे समझते हैं सोल्ड का लफ्ज़ आ गया है तो अब ये ट्रक हमेशा के लिए बिक गए हैं। नहीं 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 नहीं, लीज की असल बरकरार रखनी है, लीज से नहीं हट जाना सोल्ड के लफ्ज़ से धोखा खा के। तो प्रोवाइडेड का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूं सोल्ड की जगह, ताकि कंफ्यूज ना करें। QAL प्रोवाइडेड 7 ट्रक्स टू EGTC ऑन लीज। अब ये सेल ऑन लीज जब होगी तो इट इज नॉट सेल, अब ये नॉर्मल सेल नहीं है, बस प्रोवाइडेड 7 ट्रक्स ऑन लीज। द टर्म्स ऑफ द लीज एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। लीज पीरियड इज 4 years, लेकिन ये लीज पीरियड एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक, यानी 1 साल और बातों बातों में एक और बात भी कह गया, कि 5 साल यूजफुल लाइफ भी है ट्रक्स की। बातों बातों में तो जो वैसे बीच में कह गया, 2 बातें बता गया। ओरिजिनल टर्म 4 साल है, 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। देखें एक बात तो ये बताई है ना उसने, ओरिजिनल टर्म कितने साल है? 4 साल। कितने साल तक एक्सटेंड हो सकती है? यानी कितने साल के लिए एक एसेट और लीज पे ले सकते हैं। तो फिर ये दरमियान वाली बात की नहीं, क्या तुक थी? इसकी तुक थी कि चलते चलते एक और बात बता रहा है आपको, क्योंकि आपने 5 टेस्ट लगाने होते हैं लेसर के सवाल में। तो 5 टेस्ट लगाने के लिए आपको मैंने कहा था आइडियल ये है कि इकोनॉमिक लाइफ गिवन हो। अगर इकोनॉमिक लाइफ गिवन नहीं होगी तो फिर लीज टर्म को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर लेंगे। तो बातों बातों में बता गया कि यही उसकी यूजफुल लाइफ भी है। तो लीज टर्म कितने साल है? अगर आपका दिल चाहा तो लीज टर्म कितने साल है? 5 साल। और बातों बातों में मैं बता दूं आपको क्या यूजफुल लाइफ भी। अब इससे पहले के सवाल में हम ज्यादा परेशान हो कि लीज टर्म 4 है या 5, यूजफुल लाइफ 5 है, डिसाइड हो गया, यूजफुल लाइफ इज डिसाइडेड कि 5 है। अब मैं परेशान हूं कि लीज टर्म 4 है या 5। पॉइंट 1 ने मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं किया। एक्सटेंडेड या एक्सटेंडेबल? एक्सटेंडेड टू 5 years नहीं लिखा, एक्सटेंडेबल। तो पूरे सवाल का जब एंड आया ना तो सवाल ने कहा एज्यूम दैट दे इंटेंड टू एक्सटेंड द लीज, इनका इरादा है लीज एक्सटेंड कर लेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ। अब ये लाइन बच्चे पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते हैं
और पेपरों की छुट्टियों में घर बैठ के अगस्त में टीचर का नंबर ढूंढ के मैसेज कर रहे होते हैं कि कहाँ से पता चला था कि लीज टर्म 5 साल है। भाई इसको बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लें, सवाल की रिक्वायरमेंट बता रही है कि लीज टर्म कितनी है। ऊपर सवाल बनाने वाले ने धोखा क्या दिया, 4 साल लीज टर्म है, चाहो तो 5 साल हो सकते हैं। हमने कहा ये क्या बात हुई, या 4 या 5, एक चीज बताओ। कहते हैं इंटेंड कर लिया उन्होंने कि इसको कितने साल लेके जाएंगे, इसलिए लिख लेते हैं हम जी ऊपर, लीज टर्म भी अल्लाह का शुक्र है 5 साल है। गहरी निगाह वाले को क्या पता चल गया है, एक्सेलेंट, कि ये लीज फाइनेंस है, यहीं से पता चल गया लीज फाइनेंस है। 5 को 5 से डिवाइड करें, जवाब 75% से ज्यादा आ रहा है, तो ये लीज कौन सी है, फाइनेंस लीज। गहरी निगाह वाले को पहले ही पता चल गया ये लीज फाइनेंस है। अल्लाह का शुक्र है व्हाइट बोर्ड पे हमने ऑपरेटिंग लीज का एक सवाल किया हुआ है, अब जरा फाइनेंस लीज का एक सवाल करेंगे, टॉप और टॉप सारा लेसन रिवाइज हो जाएगा। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से शायद मुझे लीज के 5 टेस्ट लगाने भी ना पड़े, एक एक करके, बस एक ही टेस्ट लगाया पता चल गया। ये तीसरा टेस्ट होता है मेरे ख्याल से, तो तीसरे टेस्ट का जवाब यस आ गया है, तो देखो लीज इज आंसर टू थर्ड क्वेश्चन is yes, so the lease is finance lease. Okay, should we move next? बैठे बैठे चलें। EGTC ने गारंटी की है रेजिडुअल वैल्यू 60,000 की फॉर ईच ट्रक। EGTC ने पर ट्रक 60,000 रुपए की वैल्यू गारंटी की है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि लीज टर्म के एंड पे एसेट वापस कर दिया जाएगा, तो लेसी लीज टर्म के एंड पे लेसर को एसेट वापस कर देगा। मैंने आपको एक दिन बताया था, जीआरवी का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, और ओनरशिप ट्रांसफर ना होने का मतलब होता है कि सवाल में जीआरवी गिवन है। तो सेब का मतलब एप्पल है, तो एप्पल का मतलब सेब है, तो जीआरवी मींस परचेज ऑप्शन प्राइस अवेलेबल है, जीआरवी। तो गारंटी कब ली जाती है, जब मिसयूज होने का डर हो, तो इसका मतलब है जब एसेट वापस आना हो तभी गारंटी ली जाती है। EGTC has guaranteed a residual value of 60,000 for each truck till the end of 4th year. However, the guarantee would be 0 if the lease term is extended to 5th year, and we know it is extended. और ये बोंगी ना मारो के EGTC ट्रक वापस करके जाएगा लीज के एंड पे, हमें पता है गारंटीज का मतलब ही ये होता है कि ट्रक वापस करके जाएगा। गारंटी कब दी जाती है, बिल्कुल रिलैक्स, समरीज देखते हैं। समरीज, जो समरी है लीज में, ये वैसे तो मैंने नॉर्मल लेसर का सवाल खोला है, बस फॉर्मूला तो हमेशा यही होता है ना। मैन्युफैक्चरर डीलर का खोल लेते हैं, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल, पेज 69। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो परचेज ऑप्शन की प्राइस दी होती है, या ये लिखा होता है मुफ्त में ओनरशिप ट्रांसफर होनी है। और अगर सवाल में कोई जीआरवी टाइप आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। तो अब लेसी ने लेसर को ट्रक वापस कर जाना है किस साल के एंड पे, 4थे साल के एंड पे, 5वें के एंड पे। क्या इस लाइन को मैं काट दूं, EGTC has guaranteed a residual value, however the guarantee would lapse if the lease term is extended up to 5th year. ऊपर वाली लाइन मैंने क्यों काट दी है, अगर लीज 4 साल चले तो जीआरवी ये है, अगर लीज 5 साल चले तो जीआरवी नहीं है। आप बता दें मैं कौन सी वाली जीआरवी लूं, 0 वाली। सवाल वाला ऐसे ही मुझे परेशान कर रहा है, सवाल वाला कैसे मुझे परेशान कर रहा है, वो एग्रीमेंट वाली जीआरवी 4थे साल के एंड पे कितनी बता रहे हैं, 60,000 पर ट्रक, और 5वें साल के एंड पर
एग्रीमेंट वाली जीआरवी कितनी बता रहा है? 0। सबर सबर, अभी इस डायग्राम को मैं बनाने दूंगा, लेकिन मैंने कौन से वाले डेटे को नहीं देखना? 4 साल वाले डेटे को, क्योंकि मेरी लीज 4 साल तक जानी है, या इस नीचे रिक्वायरमेंट में बता दिया 5 साल तक जानी है, 5 साल तक जानी है। लीज रेंटल्स आर 2715,224 पर एनम एंड आर पेएबल इन एरियर्स ऑन 30 जून। अब 2715,224 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा या 4 से? 5 से, क्योंकि किराए 5 पे होंगे या 4 पे होंगे? 5 पे होंगे। नीचे लिखा हुआ है 5 साल की लीज है। द कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 9 लाख। ये कॉस्ट और फेयर वैल्यू ना मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में हमेशा अलग अलग दी होगी। लेसर असल में लेसर नहीं था, ये मैन्युफैक्चरर था। वो तो कई सालों बाद शायद इसने सोचा हो कि यार अब लोगों के पास पैसे खत्म हो गई है, महंगाई हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्या काम शुरू कर देते हैं, लीज पे देना भी। तो मैन्युफैक्चरर ने ये ट्रक बनाया कितने का? बनाया रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड 9 लाख का। अगर कोई बंदा पैसे लेके आ जाए तो इसे कितने का बेचेगा? 13 लाख का। जरा कैलकुलेटर पकड़ें, 2715,224 को जरा 5 से जरब दें। 2715,224 को 1357, कुछ थोड़ी सी से फिगर ज्यादा आ रही है, यानी किस्तों पे अगर देगा तो इससे भी ज्यादा पैसे लेगा, और एंड पे ट्रक वापस आना है तो वहां से भी कुछ ना कुछ इसको मिलेगा। तो कोई सौदा जो है ऐसा नहीं करा फी सबीलिल्लाह, कुछ ना कुछ ले रहा है वो। आप बता दे बनाया कितने का ट्रक? 9 लाख का। अगर कोई पैसे ले आए, कैश ऑफ आउटराइट सेल, आउटराइट सेल बोलता है फौरन, फौरन सेल करें, फौरन कैश पैसे आ जाएं, यकमुश्त कहते हैं इसको, फौरन सेल करें फौरन पैसे आ जाएं। तो कितने का बनाया? 9 लाख का। कितने का बेच सकता है? 13 लाख का, लेकिन किस्तों पे करके बेच रहा है। और याद रखिएगा ये सेल नहीं होती, सोल्ड जो लॉस लिखा हुआ है ना, ये सेल नहीं होती, ये सेल नहीं है, ये असल में क्या है? लीज है। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, 9 बजे वाली बात, 10 बजे वाली बात। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, जब वो लेसी चला गया तो लेसी के जाने के बाद 5 साल वाली गारंटी कितनी है? 8 या 0? 0 9 बजे। और जब वो चला जाएगा तो जाने के बाद लेसर विल एस्टिमेट दैट एट द एंड ऑफ लीज एसेट विल हैव अ फेयर वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 12 लाख। इसकी इंडिकेशन क्या होगी? इसके साथ लिखा होगा एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड, अंदाजा लगाया है, जजमेंट इस्तेमाल की है। एक एग्रीमेंट में लिखवा दी जाएगी, एक जजमेंट इस्तेमाल होगी। आप बताएं द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर, इसको तो फारक करें ना। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज ₹1 लाख पर ट्रक। आप बता दें जब ये एसेट 5वें साल के एंड पे आपके पास वापस आएगा तो 5 साल बाद इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी होगी, लेकिन शायद स्क्रैप में कुछ ना कुछ पैसे देके चला जाए, इसलिए एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज कितनी है? लाख। अब गारंटी कितनी करवाई एग्रीमेंट में? 0 की, और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू लाख। अब आप मुझे बता दें, इसको हम उसी तरह की डायग्राम अगर बनाएं तो रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड कितनी है? नहीं नहीं, इधर वाली 150, 150 में से ये होगी गारंटी और बाकी अनगारंटीड कितनी? 90। क्योंकि 4th ईयर पे तो लीज एंड नहीं होनी, लीज कितने सालों बाद एंड होनी है? लेकिन अगर लीज 5 साल तक चलती है तो रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख। 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब सवाल शुरू होगा मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 ट्रक हैं, ये तो ऐसे समझने के लिए बन रही है। इसमें से गारंटी कितनी? 0। अनगारंटेड, चलें जी नोट करें।
एक दफ़ा मैं सवाल पढ़ता हूँ दोबारा और फिर हम जो है वो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। बस उठा दें दाएं बाएं वालों को। तो हम सवाल में ये वाली जीआरवी लेंगे और ये वाली यूजीआरवी लेंगे। क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड ट्रक्स बनाता है, सुन लो। बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते, इसलिए क्वार्ट्ज ने साथ साथ लीज पे ट्रक देने शुरू कर दिए हैं। इंटरेस्ट रेट 15% ये लेना चाहता है। 1 जुलाई को इसने 60 ट्रक बेचे हैं लीज के ऊपर, यानी किस्तों पे बेचे हैं, कैश सेल नहीं की। लीज टर्म में ये लिखा हुआ था कि अगर 4 साल है लीज टर्म, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो 5 साल तक भी ले सकते हो आप। और एज्यूम करें कि दोनों ने वादा किया है कि 5 साल तक ही इंशाल्लाह लीज को चलाएंगे। अगर चौथे साल के एंड पर एसेट लेसी वापस करके जाता है तो लेसी ने वादा किया था कि शायद मैं मिसयूज़ करूं तो मैं इसकी कंपनसेशन दे दूंगा आपको 60,000, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करता, कोई रुपया आपको दे के नहीं जाऊंगा अगर मैं लेसर एसेट इस्तेमाल करूं 5 साल। तो इसलिए हमने ज़ीरो को ले लिया था गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, लैप्स के लफ्ज़ की वजह से। रेंटल एग्री हुए हैं 2715, जिससे 4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेसर ने वैसे ये ट्रक बनाया था 9 लाख का, और ट्रक के ऊपर जो टैग लगा होता है फॉर सेल, उस पर लिखा हुआ था कि एक ट्रक हम बेचते हैं 13,50,000 का। तो ये उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ था 13,50,000। अच्छा, इसके बाद अगली बात यह है मोहतरम कि एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ट्रक एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज 1 लाख। ये एक्सपेक्टेशन 9 बजे लगाई जाती है, 10 बजे लगाई जाती है? 10 बजे। कौन लगाता है? लेसर। लेसर का अंदाजा है कि एंड पे ये लाख का होगा। इसमें से गारंटी कितनी हुई है? 0। तो सारा का सारा अनगारंटीड। अच्छा, डिसाइड क्या हो गया कि ये लीज फाइनेंस है या ये लीज ऑपरेटिंग है? जल्दी बताएं। अगर ये लीज डिसाइड हो गया है फाइनेंस है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसी सूरत में हम एसेट को किताबों में रखेंगे या निकाल देंगे? ऑपरेटिंग लीज में क्या किया जाता है? ऑपरेटिंग लीज में एसेट को किताबों में रख के डेप्रिशिएट किया जाता है, और फाइनेंस लीज में एसेट को किताबों से। अच्छा प्लीज कुछ बच्चे बताएं, क्लास के बाद आके सवाल पूछते हैं कि एसेट को किताबों से क्यों निकाल रहे हैं? 5 साल बाद तो वापस आ जाना है। ओ भाई, 5 साल बाद इसका अचार डालना है, लाइफ इसकी खत्म हुई होनी है, चीखे मार रहा होना है, एसेट मरने के करीब होना है, कि क्या कर लेना है इसका आपने 5 साल बाद? तो अगर मेजर लाइफ जवानी लेसी इंजॉय कर रहा है, तो 5वें साल के एंड पे आके हमने इसके बीन बजाने हैं एसेट के? तो प्लीज ऐसे सवाल ना पूछा करें कि 5वें साल के एंड पे वापस आ जाएगा। भाईजान, फाइनेंस और ऑपरेटिंग आप बड़ी आसान चीज समझते हैं। आप समझते हैं फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज ये है कि 5वें साल के एंड पे एसेट का क्या करना है। ये 5 में से एक सवाल है। फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज ये नहीं है कि 5वें साल के एंड पे एसेट का क्या करेंगे। फाइनेंस ऑपरेटिंग 5 सवाल हैं टोटल, तो उस बेस पे डिसाइड होगा। तो कुछ लोग प्लीज सोचते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, घर में जाके फिर दीवार पर टकरे मारते हैं कि मुझे तो लग रहा है 5वें साल के एंड पे ट्रक वापस मिल जाने हैं, ईजीटीसी विल रिटर्न द ट्रक एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो ये लीज क्यों फाइनेंस लीज है? ऐसी सूरत में क्यों फाइनेंस लीज है? भाईजान, इस तरह कभी नहीं सोचना। ये लाइन डिसाइड करेगी कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, या 5 सवाल डिसाइड करेंगे? शायद पहले 2 सवालों का जवाब नो है इस लाइन के बेस पे, मैं मान रहा हूं। क्या 5वें साल के एंड पर लेसी को एसेट मुफ्त में मिल जाएगा? नो। क्या 5वें साल के एंड पर लेसी बाजार से कम कीमत देके ये एसेट खरीदेगा? नो। पहले दोनों सवालों का जवाब नो है, इसी लाइन के बेस पे नो है। बट मेरा अगला सवाल यह है कि क्या मैं लीज टर्म को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करूं? तो क्या जवाब 75% या उससे ज्यादा आ रहे? एक सवाल का जवाब भी यस आ जाए तो लीज क्या बन जाती है? फाइनेंस। तो डू नॉट मिक्स, सब दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना। एसेट वापस आए ना, उससे कंसर्न नहीं है। कितने सवाल, कितने टेस्ट लगाया करने हैं? 5 टेस्ट लगाया करने हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, ये इसकी तरफ मैंने आना है। भाई का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भाई दानिश बैठो जरा, इसका सवाल सुनो जरा, कान खोलो दोनों।
सवाल इनका ये है कि QAL और EGTC का इरादा है कि लीज एक्सटेंड करेंगे, लेकिन सवाल में ये नहीं लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ किसकी सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि सवालों में ये लिखा होता है इन द बुक्स ऑफ SL, सवालों में ये लिखा होता है, इस सवाल में भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है कोई मसला नहीं। इस सवाल में लिखा होता है FELL CCL, इस सवाल में लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ DL, तो इस सवाल में नहीं लिखा हुआ। आप दोनों की बुक्स में सॉल्व नहीं करेंगे, इतने जज्बाती नहीं होना, दोनों की बुक्स में सॉल्व करें। ऐसी सूरत में सवाल का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, सवाल का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। कोई वालिदा बात शुरू करें, वो मेरा जो बेटा है अंजुम, वो सुबह सुबह स्कूल उठ के चला जाता है और वो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, और उसका एक दोस्त अकरम है। बहरहाल मेरा बेटा स्कूल के अंदर खेलता भी है, मेरा बेटा स्कूल में कूदता भी है, घर आके भी खेलता है। अब मुझे बताएं स्टोरी का मॉरल क्या है कि किसकी बात हो रही थी? उसके बेटे की बात हो रही थी या बेटे के दोस्त की? बेटे की बात हो रही थी। बात का ना कॉन्टेक्स्ट बताता है। अच्छा, ऊपर से देखें सवाल कहां से शुरू हुआ है। क्वार्ट्स ट्रक बनाता है, क्वार्ट्स के कस्टमर्स के पास पैसे नहीं है, तो क्वार्ट्स ने सोचा लीज शुरू कर दें। क्वार्ट का इतना इंटरेस्ट रेट है, क्वार्ट के पास एक कस्टमर आया, क्वार्ट्स के पास एक कस्टमर आया, तो किसकी बातें हो रही हैं? और अगर सवाल इस तरह शुरू होता, पहली लाइन ये होती, EGTC इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, इट इज इन नीड ऑफ ट्रक्स, इट डू नॉट हैव कैश, देयरफॉर इट अप्रोच द लेसर विच इज क्वार्ट्स। अगर इस तरह सवाल शुरू होता तो इसलिए ये सवाल एक बहुत पुराना सवाल है, 2011 में आया था। उसके बाद से ICAP इस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि रिक्वायरमेंट में बताए कि लेसी का सवाल करना है या लेसर का सवाल करना है। जज्बात में आके दोनों का नहीं कर देना, अगले सवाल भी करने होते हैं। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है कि किसकी बातें हो रही हैं? लेसर की। चलें जी, अब क्या करें सवाल शुरू करने से पहले? एक्सेलेंट, समरी खोल लें। समरी खोल के हम जरा नजर मार लेते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो, दो इंडिकेशंस होती हैं इसकी। मैन्युफैक्चरर लेसर हो या डीलर लेसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन्युफैक्चरर लेसर वो होता है जो चीज़ें बना के बेच रहा होता है आम लोगों को, लेकिन कभी कभी लीज पे देने लग जाता है। और डीलर लेसर वो जो जेल रोड के ऊपर शोरूम था, वो खरीद के चीज़ें बेच रहा होता है, गाड़ियाँ, लेकिन कभी कभी लोगों को लीज पे भी दे देता है। तो मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल पेपर में कैसे पता चलेगा? दो इंडिकेशंस, एक ये जो मैंने येलो से हाईलाइट करके दिया आपको, और एक ये दो इंडिकेशंस हैं। दोनों में से कोई चीज भी आपने पेपर में पकड़ ली ना, तो आपको पता चल जाएगा ये सिंपल लेसर नहीं है। कॉस्ट और फेयर वैल्यू इसी के लिए अलग अलग दी होगी ना, बनाया इतने का और आम तौर पे इतने का बेचता है, लेकिन कोई बंदे किस पे लेने आ गए हैं? लीज पे। अब हम मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की फाइनेंस लीज का रिवीजन करने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर लेसर है हमारा, डीलर लेसर नहीं है। पेज नंबर 69। अगर मैन्युफैक्चरर लेसर के पांचों सवालों में से एक सवाल का जवाब यस आ जाए तो फाइनेंस लीज बन जाती है। ये वर्किंग करेगा, कॉस्ट 9 लाख रुपया, फेयर वैल्यू 13,50,000, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है 5वें साल के एंड पर तो ये फॉर्मूला, अगर ट्रक वापस कर जाना है तो ये फॉर्मूला, मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला लगेगा, ये GI निकल आएगी और ये NI निकल आएगी। क्लियर? और उसके बाद नॉर्मल तरीके से हम एंट्रीज शुरू करेंगे। एंट्रीज शायद आपको याद हो, ये एंट्रीज हमने की थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अगली एंट्री नहीं देखनी अभी। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI, NI, अनअर्न्ड इंटरेस्ट।
तुम तीर आजमाओ, मैं जिगर आजमाऊं। दोनों हाथों से शुरू करो। वाह यार, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता तू, काम स्लो हो गया। कैलकुलेटर पकड़ के मुझे कॉस्ट बताएं 7 ट्रक्स की। I am damn sure, I am 99.103% sure that if I allow you to solve, then you will solve like this. 9 lakh zarab 7. But I will solve like this. Rupees in 1000. The reason of you being solving like this and that, the reason is कि आपने 2715 को 224 को 2715 लेते हुए पेपर में इतना डरना है कि आपकी जान निकल जानी है, और मैंने इसको 2715 लेके सॉल्व करना है आज। अब ये डर किसी तरह निकालना है आपने। मैंने इसको 2715 लेके सॉल्व करना है और आप लोगों ने इसको 2715.224 लेके सॉल्व करना है। अब मैं रुपीज इन 1000 के अंदर करने लगा हूं, दैट्स वाई अच्छा चलें शुरू करें। भाईजान आप खड़े हो जाएं जो आखिर में बैठे हुए हैं, वो फिगर बताएं जो कि पर ट्रक नहीं है। वो फिगर बताएं जो पर ट्रक नहीं है। एक्सेलेंट। रेंटल, रेंटल पर एनम है या पर एनम पर ट्रक है? तो ये भी एक गलती हो सकती थी पेपर के अंदर। बाकी हर जगह अगर आप सोचें तो क्या लिखा हुआ है? ईच ट्रक पर ट्रक, ईच ट्रक। अब ईच और पर में फर्क पूछेगा कोई? ईच और पर में कोई फर्क नहीं है। चलें, वर्किंग वन। कॉस्ट, $900 का एक ट्रक है, ज़रब 7, 6300। बैठ जाए। फेयर वैल्यू 1350, 9450। आगे जी आए, जी अम्मी आया, जी आई, जी आई इज इक्वल टू, ये भी जरा याद रख लें आज, जी आई इज इक्वल टू लीज पेमेंट्स। तो देखो कोई है पड़ा हुआ, ये होते बैग में मैंने सेव रखा हो, तूने टेक लगाई हुई है। दूसरों के बैगों से टेक ना लगाया करें बिला वजह। लीज पेमेंट प्लस यूजीआरबी। खुला खुला करके बड़ा अच्छा अच्छा नोट करना है। लीज पेमेंट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट करनी है। डाउन पेमेंट
तकरीबन सवाल की फिगर्स हमें याद हो गई हैं। रेंटल इंटू 5 रेंटल, 5 साल की लीज, जमा 0, जमा यूजीआरबी 100 पर ट्रक, 100 पर ट्रक प्लस 700, 700 कैसे निकला है? 100 इंटू 7। बेशक आप स्टार डाल के नीचे फुट नोट में, अपने फुट में नहीं, फुट नोट पे ये डाल सकते हैं। ये 3-4 लाइनें छोड़ के एनआई के नीचे, अर्नड इंटरेस्ट के नीचे ग्रैंड टोटल बता दें। ग्रैंड टोटल लाल को बीच में लेके, ग्रैंड टोटल 14275। ओके जाए गाय। व्हाट इज जीआई? 14। ट्रक बनाया कितने के? 6300 के। ट्रक बनाए कितने के? 6300 के। ट्रक बाजार में कैश पे कितने के बेचेंगे? लेकिन किस्तें बना के अगर बेचें 14275। अब हमने क्या करना है? नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाऊं या आसान डाटा कर लेंगे? आसान डाटा कर लेंगे। एरियर में रेंटल है, एडवांस में? एरियर में। जरा एनआई की ना ये भी आपने आज लिखनी है बड़ी बड़ी करके ना, आज बड़ा खूबसूरत काम करना है। पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी is equal to net investment. It is not gross, net. 0 की डाउन पेमेंट है, इसे मैंने लिख रहा। कितने किराए डिस्काउंट करें? 5। 27 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.15। ये फैक्टर काला दे देगा, काला। काले से क्या मुराद है? पीवी ऑफ एलपी। लेकिन हमें काली लाल भी चाहिए। लाल अब हमने निकालना है, लाल। अच्छा जी, अब बातें नहीं। सीए 700 कितने साल बाद? जीआरबी यूजीआरबी 5वें साल के एंड पे प्लॉट होगी ना, तो डायरेक्ट 5 साल पीछे बुला दें। सिंपल फॉर्मूला लगा के या एनओटी का 700 एंड पे मिलेगा या 700 बार 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 मिलेगा? एंड पे मिलेगा एक ही दफा। तो इसको सिंपल डिस्काउंट करें। 1.15 रेज टू पावर माइनस 5। काली का अलग टोटल बताना है आज और लाल का अलग टोटल बताना है। 9101। ये क्या आ गया? काली आ गया। अब लाल का बताएं टोटल। 348। अब काली लाल को जमा कर दें। 9449। 9449। ये क्या हो गई? एनआई। ये क्या हो गई? एनआई। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम आज तो सारा ही अनअर्न्ड है। अभी तो लीज शुरू हुई है। जीआई, जीआई। अच्छा, इसको ना अनअर्न्ड इंटरेस्ट को मैं बाद में लिख दूंगा। असल में इससे पहली एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तो अगर नोट बनाना पड़ा ना तब अनअर्न्ड इंटरेस्ट चाहिए होता है। वैसे अनअर्न्ड इंटरेस्ट चाहिए भी नहीं होता, नोट बनाना हुआ तब चाहिए होता है। तो फिलहाल छोड़ें। अच्छा, अब एक एंट्री जरा सोच के बताएं।
चीजें बेचने की जो होती थी 1 जुलाई 2010। अच्छा, 1 जुलाई 2010 यानी हमारा ईयर एंड है 30 जून 2011। चीजें बेचने की एंट्री होती थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। फिर थोड़ा सा देखें ना, क्या कर लें जो करना है, हो गया। अब इधर सीए करें। और दूसरी एंट्री, ये एंट्रीज हमने अलग अलग की हुई हैं इन द टॉपिक ऑफ IS 21, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन यहां मैंने आपको कहा था इन एंट्रीज को आपने इकट्ठे किया करना है। ओके, डेटर की जगह ये लीज है या डेटर है, तो इसकी जगह क्या लिखना है, लीज रिसीवेबल। इसकी जगह क्या लिखना है जी, लीज रिसीवेबल। अब लीज रिसीवेबल कैसे निकलेगा, पिछली क्लास में जो मैंने करवाया था वो जरा आपने देखना है और 10 मिनट आपने आंखें फाड़ फाड़ के यहां देखते रहना। पिछली क्लास में उसने ना आंखों के नीचे इस तरह कर लिया। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था यहां आपने लेना है एनआई, यहां आपने लेनी है फेयर वैल्यू, यहां भी आपने लेनी है कॉस्ट, यहां भी आपने लेनी है कॉस्ट। ये बात अधूरी और नामुकम्मल थी, क्योंकि जब सवाल में यूजीआरबी टाइप की चीज आ जाएगी तो यह फॉर्मूला बदलेगा। अब पहले आपने फॉर्मूला याद करना है, फिर आपने फॉर्मूले की डेरिवेशन याद करनी है, फिर आपने फॉर्मूले की लॉजिक याद करनी है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला याद करवा रहा हूं। यहां आपने लिया करनी है एनआई 9449, यहां आपने लिया करनी है कॉस्ट, यहां लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, सरकार लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, पहले पढ़ा हुआ तूने, और पीवी ऑफ एलपी, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। फॉर्मूला याद कर रहे हैं, फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रहे हैं या लॉजिक याद कर रहे हैं, फॉर्मूला याद कर रहे हैं। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ यूजीआरबी नहीं, पीवी ऑफ एलपी। और कॉस्ट ऑफ सेल निकला करेगी कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जैसे ही मैं ये ब्रैकेट लगाऊं आपने परेशानी पे छलांग मार के साथ वाले के सर के ऊपर बैठ जाना है, जैसे बच्चे कंधे के ऊपर बैठते हैं। ये जी फॉर्मूला हमारा मुकम्मल हुआ। फॉर्मूला याद करने में लिए हम 2 मिनट दोबारा सर्व करेंगे अपने। फॉर्मूला याद करें भाई, आप ऐसे अंगड़ाई ले रहे हो जैसे आपने बनाया और थक गए हो बना के फॉर्मूला। फॉर्मूला लीज रिसीवेबल किस पे रिकॉर्ड होगा, पूरी लीज में एनआई पे रिकॉर्ड होगा, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट से क्रेडिट होगी, क्योंकि इन्वेंट्री जब डेबिट हुई थी तो कॉस्ट से हुई थी। कॉस्ट ऑफ सेल किस पे रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल किस पे रिकॉर्ड होगी, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ये जब यूजीआरबी आया करेगी तब मसला होगा, लेकिन आज के बाद हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एप्पल बी का सवाल किया था, एवोकाडो का सवाल होमवर्क में दिया था, उन दोनों में भी यही फॉर्मूला मुझे कराना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जो है वो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हैविंग सेड दिस, एक चीज मैं मिटाने लगा हूं और मैथमेटिकल डेरिवेशन आपने देखनी है फॉर्मूले की। एक चीज मैं मिटाने लगा हूं, अब जरा नजर मारें
NI वैसे किसके बराबर है? NI बताएं बताएं जल्दी बताएं। PV ऑफ प्लस PV ऑफ, मैथमेटिकली जरा देखें फॉर्मूला टैली कर रहे हैं? डेबिट पे क्या लिखा हुआ है? PV ऑफ LP। क्रेडिट पे क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट लिखा हुआ है। क्रेडिट पे कॉस्ट लिखा हुआ है। PV ऑफ UGRV डेबिट साइड पे लिखा हुआ है प्लस करके, और PV ऑफ UGRV डेबिट साइड पे लिखा हुआ है हैविंग सेड दिस। मतलब ये कि जब मैंने ये कह दिया तो विल द फॉर्मूला विल टेक्निकली रिकंसाइल बिकॉज NI इज ऑलवेज इक्वल टू, नो, GI is equal to LP plus UGRV. But what is NI? PV of LP. Feel like we are in the class of science. E is equal to MC cube. हमारा फॉर्मूला, हमारी मर्जी। तो NI is equal to PV of plus PV of UGRV। अगर मैं सेल इज लोअर ऑफ वाली बात अब हटा दूं फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकली एग्री कर जाएगा, मैथमेटिकली एग्री कर जाएगा। वाई? NI इसके बराबर होती है PV PV, कॉस कॉस, PV ऑफ UGRV पॉजिटिव, PV ऑफ UGRV नेगेटिव। इस तरह फॉर्मूला हमारा टैली कर जाया करेगा। अगली बात, अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं चीजों को कि इस रुख पर यह ऊंट क्यों बैठ रहा है। इस रुख पर यह ऊंट इसलिए बैठ रहा है कि लीज रिसीवेबल को हमने रिकॉर्ड हमेशा NI पे करना होता है, यानी लेसर हमेशा अपने जूते पहन के यह सोचता है कि मैं लेसी से प्रेजेंट वैल्यू की मद में कितने लूंगा, और जब एसेट मेरे पास वापस आ जाएगा तो UGRV की प्रेजेंट वैल्यू की मद में कितने लूंगा। इसलिए लीज रिसीवेबल तो हमेशा NI से बुक होना है। इन्वेंट्री जब बनाई थी तो 9 लाख रुपए से डेबिट हुई थी, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो इन्वेंट्री जब क्रेडिट करनी है तो 9 लाख ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा उससे निकाल नहीं सकते। कॉस्ट ऑफ सेल में से रेजिडुअल वैल्यू क्यों माइनस कर रहे हैं? IS 16 में करते थे। IS 16 में 10 साल बाद एसेट बाजार में हमने बेच देना होता था, तो हम कहते थे कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो और इट इज योर डेप्रीशिएबल अमाउंट। एक क्लास बोलते थे IS 16 में डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्यों डेप्रीशिएट करते थे? कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके जो अमाउंट थी वो क्यों डेप्रीशिएट करते थे? इसलिए डेप्रीशिएट करते थे कि हमारा एसेट वैल्यू इतनी लूज कर रहा होता था। तो ये लीज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि ये सेल नॉर्मल सेल नहीं है जिसमें आप खाली कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर लो। इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट नहीं जाएगी, बल्कि कॉस्ट के बदले में फ्यूचर में एक बेनिफिट मिलेगा। 5वें साल के एंड पे वो ट्रक आपको आके वापस कर जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जब सारी चीजें PV की मद में हैं तो UGRV को भी PV की मद में लो। कॉस्ट आज की आ गई, कॉस्ट तो आज में अवेलेबल है। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू इसलिए माइनस करो ताकि खर्चा आज ही प्रॉपर बुक हो, सही बुक हो। अल्लाह का शुक्र है इतनी कॉस्ट इनकर करके इतनी रिकवरी भी हमें हो जानी है जब ट्रक हमारे पास वापस आएगा। आम बिजनेसमैन कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं इस तरह रिकॉर्ड करता? आम बिजनेसमैन के पास क्या एसेट वापस आता है या नहीं आता? आम बिजनेसमैन के पास एसेट बेचने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए जितनी कॉस्ट होती है उसको वो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देता है। लेकिन ये वाला जो लेसर है इसके पास एसेट क्या आएगा? तो मेरा क्या 6300 का नुकसान होगा या 6300 के बदले कुछ मिल भी जाएगा? कुछ मिल भी जाएगा। तो बहरहाल इस चक्कर में जाने की क्या जरूरत है, बस फॉर्मूला याद करें, कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV। इसके पीछे वजह है, ये किसी दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सेल रिकॉर्ड करनी होती है किसके ऊपर?
लो शॉर्टर ऑफ नहीं, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। इसमें कुछ लेसेस गड़बड़ कर रहे थे जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ने कोई रूल बनाया, उसको फिर देख लेंगे। तो इट इज जस्ट फार्मूला, इसको फार्मूले की हद तक करें, इसकी कोई डेरिवेशन हमने नहीं निकालनी और ना डेरिवेशन पेपर में आनी है, तो इसको फार्मूले की हद तक करें। एक वाइल्ड ट्राई दें, आप खुद कोशिश करें एंट्री टैली कर रही है या नहीं, और अगर किसी ने कर ली एंट्री टैली तो हाथ खड़ा करके बता दे। 3-4 लोगों ने कर लिया है। एक वाइल्ड ट्राई खुद दें ये फिगर्स डाल के कि एंट्री टैली कर रही है या नहीं। जी जी, वो फिर डेटे को ऐसे एडजस्ट करके देगा। एक सवाल करेंगे, अभी सब्र करो। चलें चलें, फिगर्स डालें जल्दी जल्दी जल्दी, सारे फिगर्स खुली खुली करके नोट की हुई हैं। जी एनआई 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 ढूंढने जल्दी। एनआई 944, कॉस्ट 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 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, नॉट यूजीआरवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। क्या पूरी कॉस्ट को क्यों नहीं खर्चे में डाल रहे? कॉस्ट के अगेंस्ट रिकवरी हो जानी है। अब ना ये लोअर लिखने की जरूरत नहीं, बस वहां से नजर मारनी है, लिखने की जरूरत नहीं। फेयर वैल्यू 9450, पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ एलपी व्हाट इज लोअर? कभी फेयर वैल्यू लोअर आई तो देखेंगे किसी सवाल में, अभी सबर, बस आज पीवी ऑफ एलपी लोअर आ रही है 9101। व्हाट इज कॉस्ट? 6300। अब आपके पास 5 मिनट हैं, क्वेश्चन 9 की पहली जर्नल एंट्री कर दें। 5 मिनट है, 5 मिनट है, क्वेश्चन 9 की पहली जर्नल एंट्री कर दें। ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सॉरी पिछले सफे पे आए। क्वेश्चन 7 ये होमवर्क है आपका, लेकिन इसकी पहली जर्नल एंट्री करें। अभी क्वेश्चन 7 की पहली जर्नल एंट्री करें। तसल्ली से 5 मिनट लगाएं, सारे फॉर्मेट आपके सामने बने हुए हैं। वर्किंग 1 को तसल्ली से खूबसूरत बड़ा बड़ा करके नोट करें पहले, फिर ये एंट्री करें। बाकी इंशाल्लाह फॉर्मूले की डेरिवेशन में किसी को इशू है कल दोबारा बात कर लेंगे, फिलहाल फॉर्मूला याद कर लें। हाँ जी, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर डीलर के लिए। कुछ बच्चे पिछली क्लासों में 4 मिनट में भी करके फारग करते रहे इस एंट्री को। तसल्ली से सवाल पढ़ लें पूरा एक दफा, फिर कैमरा इधर ही रखो। जी दिन और 5-6-4। हाँ मुझे याद करा दो, स्टैंडर्ड में मैं देख लूंगा याद करके।
कितनी देर हुई बंद हुई है? करेंगे कोई सवाल? कुछ निकला नहीं इसमें से? तोहफा नहीं निकला? इसमें होता है ना कि हमें वापस मिलना होता है रिजल्ट रेलिवेंट पे, तो अगर फिर पीवी क्यों निकालते हैं इसको? इसलिए कि सारी चीज़ें पहले पीवी पे पड़ी है ना। लीज तो बेस ही सारी प्रेजेंट वैल्यूज पे कर रही है, तो फिर एक फिगर को फ्यूचर वैल्यू पे ले लेंगे तो मिसमैच हो जाएगा। सर लीबर डे तो ऑन होगा 1 मई को। भाईजन लगे हुए हैं कॉलेज वाले, दिन रात लगे हुए हैं। कैसे आप लोगों की छुट्टियां कम से कम हों। यकम में भी ऑन हो रहा है, अगर आप कहेंगे तो 3rd का भी देखेंगे, लेकिन उसका मशवरा 2nd को करेंगे। इन एनी केस रिजल्ट से अगला दिन 4th में तो ऑन ही होगा। तो अगले हफ्ते में अगर कोई छुट्टी खुदा ना खास्ता FAR 2 वालों की हुई भी तो डेट विल बी ओनली ऑफ रिजल्ट डे। उसके साथ आगे पीछे कोई सैंडविच नहीं करना। आगे मुहर्रम की छुट्टियां भी हैं, बड़ी ईद की छुट्टियां भी हैं, और क्या क्या करेंगे आप लोग। संडे भी आ जाते हैं बीच में, कोई एक मसला हो तो। ओके हो गई है, वाले हाथ खड़ा करें। लाइट ऑन होगी उस क्लास में, जरा हाथ खड़ा करके बता दें। भाई लाइट ऑन होगी उस क्लास में? ओके शुक्रिया। कल ना टेस्ट रूम जरा थोड़ा सा खुलवा के ना एक्सटेंड करवा दो, टेंट शेंट बाहर लगा दो। जूस शूस घर से लाएंगे कह रहा हूँ यार। जूस ना करो ना, तरबूज पे आप आ जाओ। बिस्किट की जगह सेब शेब और वे थोड़ा कुदरती चीज़ों पे। अगर आप लोग इन चीज़ों पे हो, बिस्किट और लेस पे, तो बच्चे तो आप लोगों के टॉफ़ियों पे जिएंगे फिर। टॉफ़ी, लॉलीपॉप, स्पाउट, कैंडी लैंड, पेट भर गया अबू। बहुत माड़े हालात जा रहे हैं। आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी ज़्यादा बनती जा रही हैं उतने नेचर से दूर होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने कहा भी था आई कैप को। आई कैप ने क्या करना है इसमें? अच्छा शालीमार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स। ये ट्रैक्टर बना रही है, अल्लाह इसके भाग लगाए, ट्रैक्टर बना रही है। ट्रैक्टर्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश। कुछ बंदे आगे कहते हैं हमें कैश पे ट्रैक्टर दे दो, मरहबा मरहबा आए। एंड कुछ लोग फाइनेंस लीज पे कर ले रहे हैं ट्रैक्टर, खुद ही बता दिया फाइनेंस लीज पे। अगर ट्रैक्टर किसी बंदे को हम बेचें तो उसे 20 लाख का बेच देते हैं। कोई बंदा पैसे ले आए ना, पैसे कैश सेल, कोई बंदा पैसे ले आए तो उसे ट्रैक्टर हम 20 लाख का दे देते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा अभी वो सॉरी, और ट्रैक्टर हमने 16 लाख का बनाया है ईच ट्रैक्टर। 1 जनवरी को हमने सोल्ड कर दिए 10 ट्रैक्टर टू कारवान ट्रांसपोर्ट। हाँ, इनको ट्रैक्टर की जरूरत होगी, ट्रांसपोर्ट करना होगा सामान, ऑन लीज। तो इट इज नॉट सेल टाइप चीज, बस इट इज लीज। द टर्म्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। लीज पीरियड इज 4 years वेयर यूजफुल लाइफ इज, तो यहीं से पता चल गया लीज फाइनेंस है। ऊपर लिखा भी हुआ है वैसे। टोटल अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 1 million। टोटल का अब टोटल ये नहीं कि अब अनगारंटेड ही है, बस गारंटेड है ही नहीं। अब अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 1 million। ये पर ट्रक है या टोटल है? टोटल, पर ट्रक नहीं है। और रेंटल देखते हैं कैसे हैं, रेंटल भी पर एनम है, पर ट्रक नहीं है। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 12%। कॉस्ट 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2000। आई विल डाई। 16 फेयर वैल्यू 2 इंटू डाउन पेमेंट 0, GRV 0, रेंटल 6.37, 6.38 कर लें। अच्छा, सोल्यूशन मेरे ख्याल से रुपीज इन 1000 में हुआ होगा। खैर है, खैर है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई मसला नहीं। 6.38 इंटू 4। UGRV टोटल 1 million है। GI 26.38 लेके ही कर लेना। ओके, NI इज इक्वल टू PV ऑफ LP और PV ऑफ UGR। वैसे यहाँ ये वाला रेड यूज करने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये 6.38 एडवांस में है, एरियर में है। 1 माइनस 1 पॉइंट रेस टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय प्लस 1 इंटू 1.12 रेस टू पावर -4। नहीं, अलग अलग बताएं। 19 पॉइंट प्लस 0.20 20.02। ये क्या है? कॉस्ट। ये क्या है?
ये क्या है? पीवी ऑफ एलपी। ये क्या है? ये क्या है? ये फिगर्स यूज होनी है, ज्यादा अच्छा समझ आता है यहां से, स्क्रीन पे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कॉस्ट 16 का बनाया, 20 का हम बेचते हैं कैश सेल में, लेकिन अगर कोई किस्तों पे लेने आ जाए तो फिर 26.52 का बेचते हैं हम उसको, और 20.02 जो है NI आ गई। ना करें तो कोई मसला नहीं, मेरा नहीं ख्याल वैसे इतना फर्क पड़ेगा। ऐसे ही हो रहा है? नहीं 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 नहीं, आप करके देखना तसल्ली से घर में ही, थोड़ा दोबारा आके देखना, कल क्लास से पहले मुझे दिखाना। लीज रिसीवेबल किस पे? आगे बोले ना, कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ क्रेडिट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। ये एंट्री आपको यहां देखने में एंट्रा लग रहा है। चलें जी, वो दो डेबिट हैं, ये दो क्रेडिट हैं। NI 20.02, कॉस्ट 16, पीवी ऑफ UGRV 15.36, फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू 20। पुत्र शॉर्टकट नहीं आंदा तेनों? पीवी ऑफ एलपी 19 देखने में देखें कौन सा लोअर लग रहा है आपको, 20 या 19.38? 19.38। इन्वेंट्री किस पे? 16। चलें जी, तारीखी तस्वीर खींच लें ताकि ये आपके दिमाग के अंदर मस्क तो नहीं, नक्श, ताकि ये दिमाग के अंदर नक्श हो जाए, दिमागी तौर पे सेट हो जाए सारे। रजिस्टर बंद कर दिया तूने, मेरा लैपटॉप खुला, तेरा रजिस्टर बंद। इसी को कहते हैं मिसमैच, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकॉन्सेप्शन, मिसस्टेटमेंट। मिस दीवानगी। ओके, वापस आ जाए जी जिथे थी। अमौर किसी ने तस्वीर खींचनी थी तो खींच ले इसकी। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमेशा कहां से शुरू होगा? समरी बताएगी, बता, अल्लाह के लिए बता दे। वैसे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल विल स्टार्ट फ्रॉम NI। हर मौके पे आप आके ना यहां पे देख लिया करें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल विल स्टार्ट फ्रॉम NI। अच्छा, ये वो मैं दिखा भी दूं जो आज सीखे हमने। अच्छा, बट नाउ वी आर फीलिंग आशा सुहान। अच्छा जी, 30/9/2000
बोलें 10, माशाल्लाह, एक दिन पीछे चले जाएंगे, सुभान अल्लाह। 30 जून 10, एक दिन पीछे की एंट्री, अल्लाह पूछे। 30 जून 11, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक बंदा निकल रहा है तीसरे नंबर वाला, क्या चक्कर है? अच्छा, एंट्री बताएं जी, एंट्री कैश डेबिट। अब हमारी एंट्रीज वही नॉर्मल वाली, कैश डेबिट लीज। अब पहली एंट्री बस मसला है, आप कहते हैं पहली सीढ़ी मुश्किल होती है, उसके बाद फिर बंदा चढ़ता चला जाता है सीढ़ियां। इसी तरह गुनाह में भी है, पहली दफा करना मुश्किल होता है, फिर बंदे को कंफर्ट, अस्तगफिरुल्लाह, फिर यूज टू हो जाता है, फिर एहसास ही नहीं होता, एक वक्त आता है क्योंकि हार्ट ब्लैक हो जाता है। अच्छा, अपना देखें, दूसरे का देख रहे होते हैं। अब आप मुझे बता दें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करूं? एनआई से। पहली दफा डरता है जरा दिल, फिर नहीं देखी जाएगी नहीं, फिर जो होगी वो। चलें जी, एनआई से शुरू करें। एनआई 9449, तारीख 1 जुलाई 10, 30 जून 11, इंस्टॉलमेंट बस ठीक है, पूरा शेड्यूल रहने दें, मैंने बस पहली एंट्री करनी है, पहली एंट्री करनी है, पहले साल का पीएनएल बनाना है और आपको फ्री कर देना है। 9449 इंटू 15%, वट एवर इट मे बी। बैलेंस शीट नहीं अभी मैं बना रहा, चले पुत्र तीनों बहुत गल्ला आंदियां ने। आप एंट्री कराएं जी, 27, आगे वही है, आगे वही है, 1 2 पहले साल का पीएनएल बना दें। अच्छा, इसका नोट बना लेंगे घर जाके पूरा, इसका और अगले सवाल में नोट तो नहीं मांगा हुआ शायद, वो पिछला सवाल है जो क्वेश्चन 7, उसमें भी मांगा हुआ है। तो भाई ये 2 सवाल आपने करने हैं आज, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, यकसुई में बैठ के, क्योंकि ये 15-15 मिनट में हो जाएंगे, फिर टेस्ट की तैयारी भी करनी है आपने। अच्छा जी, पहली एंट्री सवाल की आपको करा दी है। बताएं जी, पहले साल का पीएनएल सरकार। कॉस्ट ऑफ सेल हाँ शो कर दें, सेलिंग प्रॉफिट शो कर दें, और इंटरेस्ट इनकम तो जानी है, जानी सॉरी, इंटरेस्ट इनकम तो जाएगी। अब इंटरेस्ट इनकम मुझे बता दें कितनी है, फील करके बताएं, इस तरह फील करके। 14, तो इधर क्या लिखूं फिर? बोले सेलिंग प्रॉफिट, सेल माइनस कॉस्ट, तो फिर ये सारा एग इधर क्यों फ्राई किया था भाईजान? सेल अब वो नहीं है, वो फेयर वैल्यू है। सेल ये है पुत्र, बेटा कॉस्ट ऑफ सेल ये है। ओके अब्बा जी, सेल ये है और कॉस्ट ऑफ सेल ये है, इनको पकड़ना है। बोले ये धोखा है, लेकिन धोखे की बुनियाद पे सवाल तो करके ही फिक्रें निकालनी है। पीएनएल बनाते हुए ये असल है,
ठीक है जी, ये सिर्फ एहसास है और ये हकीकत है। तो हकीकत उठाएं, हकीकत, हकीकतन सेल कितनी है, हकीकतन, हकीकतन कॉस्ट ऑफ सेल 593149। बड़ा बैलेंस शीट में कोई नई बिल्ली नहीं आएगी, बस हमारे साल के पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे, ये करंट में चला जाएगा और ये, लेकिन बैलेंस शीट तो सवाल ने मांगी नहीं। सवाल ने मांगा क्या है, नोट। आज आपने घर जाके नोट बनाने हैं। किस किस सवाल का नोट बनाएंगे, क्वेश्चन 7 का और क्वेश्चन 8 का। सो नाउ द लीज इज फ्लाइंग like anything, maybe in few days। क्या क्या करना, नहीं ये दो फिगर्स निकाल लो बस जबानी, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। क्लोज कर दो भाई।